हम लोग बातचीत कर रहे थे और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार कुरबान अली साहब। लेकिन इंटरनेट, हमारे जीवन की सारी चीजें इंटरनेट के ऊपर निर्भर हो गई हैं, चाहे बातचीत हो, चाहे बैंक हो या कुछ भी हो। और हम दुनिया के पहले विश्वगुरु हो गए हैं इंटरनेट के मसले में। बहरहाल उसकी आलोचना या उसकी प्रशंसा क्या करना, प्रशंसा ही करनी पड़ेगी। आलोचना करने से भारत का अपमान होगा सारी दुनिया में कि हमारे यहाँ का इंटरनेट खराब है, वो हमें कहना नहीं चाहिए। कुर्बान साहब, आप जो बात कह रहे थे उसका एक दूसरा हिस्सा है। दूसरा जी हिस्सा, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी जी बिल्कुल। कुर्बान साहब, आवाज आ रही है? जी मुझे आज तो आ रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही आपको है आपके पास? जी हाँ आ रही है, मुझे आ रही है। नहीं जा रही है आवाज? आ नहीं रही है आवाज? जी, मेरे मेरे पास तो आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आप, जी मैं ये कह रहा हूं इसका एक दूसरा हिस्सा है कि आ, आ रही है, जा रही है। चलिए मैं अपनी बात कह देता हूं, फिर आप उसका उत्तर दीजिए। कि जी इसने एक दूसरी स्थिति पैदा की है कि सारे देश में पत्रकारों की एक नई जमात खड़ी कर दी है, उसी तरीके से जिस तरीके से पॉलिटिकली इलिटरेट दरबारी चैनलों में आ गए हैं, जिन्हें विषय समझ में नहीं आते, जिसका आपने जिक्र किया। पर दूसरी जी तरफ पॉलिटिकली लिटरेट सोशल मीडिया पे आ गए और जगह जगह पर अपनी बात कह रहे हैं, सच्चाई को बता रहे हैं। जो जिसे हम मेन, आपने जिसका मेन स्ट्रीम मीडिया कहा, उस पर वो बात न जाए, क्योंकि अब लोग उसके ऊपर भरोसा भी नहीं कर रहे हैं। भरोसा जी सोशल मीडिया पे जो छोटे छोटे बच्चे लाइव कर रहे हैं, जैसे आज का बताऊं, आज किसी टीवी चैनल ने दिखाया कि वहां सिर्फ सिंगू बॉर्डर पर 93 ट्रैक्टर्स हैं। वहां एक महिला ने उसको इमीडिएट चैलेंज किया और सोशल मीडिया पे कहना शुरू कर दिया कि जो 93 ट्रैक्टर यहाँ साबित कर दे, 12 किलोमीटर तक टेंट और ट्रैक्टर लगे हुए हैं, तो उनका कहना है कि हम 93 लाख रुपए उसको इनाम में देंगे अगर कोई दूसरा रिपोर्टर आ जाए। दूसरा, जी एक एक एक, एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर को कल लोगों ने बिठा लिया, किसानों ने, रात में, और देखा कि वो किस तरीके से बात कर रहे हैं कि ये दिखाओ वहां खाली है, वो दिखाओ वो दिखाओ। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी हो रही है लोगों के खिलाफ, और किसान तो इस देश की आत्मा है, उसके खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी हो रही है, वो कॉरपोरेट तो सरकार के साथ हाथ मिला चुका है और सारे चैनल कॉरपोरेट के हाथ में है। और जो नहीं है वहां भी मुकेश अंबानी और अडानी जी ने पैसा डाल रखा है, तो वो उनके खिलाफ तो कुछ दिखाएंगे नहीं। लेकिन सवाल जी ये है कि जो सोशल मीडिया है, जब तक ये सोशल मीडिया सरकार अपने कंट्रोल में नहीं लेती, उसने बाकी चीजों को तो ले लिया है, तब तक तो ये आशा है। और फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि आजादी का आंदोलन कोई सोशल मीडिया पे थोड़ी चला था। जी 1857 का गदर सोशल मीडिया पे थोड़ी चला था। भगत सिंह की बात इस देश में सोशल मीडिया थोड़ी था, वो तो सब जगह पहुंच गई थी बात। इसलिए मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पत्रकार होने के नाते ये जो जी नई पत्रकारिता की धार पैदा हुई है सोशल जी मीडिया के जरिए, ये किस तरीके का संदेश देती है? संतोष जी, इसको मैं उसी तरह से, उसी अवगुण के तौर पर देखता हूँ जो बीमारियां हमारे समाज में आई है। क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान और उसके बाद में जो लोग, चाहे वो सरकार में आए या विपक्ष में आए, उनकी अपनी एक सोच थी और उनमें से ज्यादातर लोग ईमानदार थे। लेकिन जब भ्रष्टाचार शुरू हुआ पॉलिटिकल लेवल पर, तो जाहिर है कि उसकी कुरीतियां, उसकी बीमारियां वो राजनीतिक दलों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं में भी आई। और हमने देखा कि सन 80 के बाद, यानी 77 में जेपी मूवमेंट के बाद जो सरकार बनी थी, उसमें जो लोग आए, वो शायद मैं उसको मानता हूं कि वो आखिरी खेप थी ईमानदार लोगों की। और उसके बाद जो संजय गांधी का दौर शुरू हुआ और उनकी जो फौज आई, और फिर उसके बाद सारी पॉलिटिकल पार्टियां, उनमें भ्रष्टाचारी होना एक फख्र की बात थी। ये आपने भी देखा उत्तर प्रदेश में जितने मंत्री और मुख्यमंत्री हुए, उनका क्या आचरण रहता था। और बड़े बड़े घोटाले और बड़े बड़े भ्रष्टाचार के कांड सामने आए और उसमें सरकार मुलविस होती थी, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब्दुल रहमान अंतुले के ट्रस्टों को लेकर के बड़ा एक मुद्दा बना और वो उसी मुद्दे पर हटे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के कारण हटाए गए। कई बार तो आपकी कवर स्टोरी से भी श्रीपति मिश्रा हटाए गए, मुझे आज भी याद है। तो ये जो सारी चीजें होती थी, लेकिन उसके बाद भी सन 90 तक
ये था कि सब कुछ धरभर है राजनीति में भी और भ्रष्टाचार और मीडिया में भी। उस वक्त तक ये बीमारी नहीं आई थी, लोग बहुत सादा जिंदगी, और मैंने तो ये देखा कि जिनकी जिंदगी ट्रेनी जर्नलिस्ट या उप संपादक से शुरू होती थी वो चीफ सब एडिटर के ओहदे से रिटायर हो जाते थे। एडिटर बनना तो बहुत ही रेयर होता था उन लोगों में, जो पूरी फौज थी। लेकिन उनका ये था कि एक ईमानदारी थी पूरे जीवन। वो हो सकता है कि आज उनके बच्चे भी उनको इसके बात के लिए ताने देते हो या इसको अच्छा ना मानते हो, लेकिन एक ईमानदारी के तहत उन्होंने काम किया। ये ग्लोबलाइजेशन के साथ या जो मुक्त अर्थव्यवस्था के साथ या फ्री इकोनॉमी के साथ जो बुराइयां हमारे देश में आई, उसने न सिर्फ ये कि राजनीति को प्रभावित किया या दूसरे क्षेत्रों को, मीडिया को भी पूरी तरह से ग्रस लिया। और उसका नतीजा आज हमारे सामने है कि हम मीडिया में एक तो हम पूरी तरह से अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। वो मीडिया जिसके बारे में कहा जाता था कि लोग गीता, बाइबल, कुरान की तरह से देखते हैं अखबार में छपी खबर को या टेलीविजन की खबर को, उसकी क्रेडिबिलिटी आज ये हो गई है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि मीडिया सच्ची खबर देता है। ये कह करके अगर आप सर्वे कराएं तो मुझे नहीं लगता कि 100 में से 10 से ज्यादा लोग इस बात को कहेंगे। तो ये हमने अपनी छवि बना ली, ये क्रेडिबिलिटी हमारी हो गई। जब जाहिर है कि क्रेडिबिलिटी नहीं है तो फिर हम चारण और भाटी बनकर के जिंदा रहेंगे, और हमारी जिंदगी का मकसद, उसमें जो हमारा धर्म है पत्रकारिता का, वो तो आज नई जनरेशन को, जिसका आपने अभी जिक्र किया, कोई बताता नहीं है। नतीजा ये कि जाहिलों की जमात आ गई है और उनके लिए अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, अच्छा सहना, ये मकसद है। और किस तरह से अपने आप को सरवाइव करना, यानी जंगल का कानून, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लागू हो गया कि जो इन क्राइटेरियाज को पूरा करता हो वो रह सकता है। अगर आपको अब सच्ची बात कहनी है, ईमानदारी की बात कहनी है, या सूचना का जो मकसद होता है, खबर का जो पत्रकारिता का धर्म होता है, उसको आप बालाए ताक रख दीजिए। और जिनको अभी भी करना है वो आप जैसे लोग आज भी सोशल मीडिया के जरिए से चला रहे हैं, और यकीनन उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा बनी है। लेकिन अब उसके साथ में भी ये हो गया है कि एक आदमी, आम आदमी के जो जिसकी शायद पॉलिटिकली मैच्योर नहीं होता है या समझ नहीं बनती है, वो जब दिन में 10 तरह के वीडियो देखता है तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। हालांकि उसमें भी जो लोग हैं जो मानते हैं कि हाँ भाई ये जो लोग हैं आइडेंटिफाई किया हुआ है हिंदी बेल्ट में, तो 8-10 ऐसे सोशल मीडिया चैनल्स को और यूट्यूब चैनल्स को, तो उनके बारे में लोगों का है कि नहीं ये सच दिखाते हैं। और यहीं से नहीं, मुझे तो फीडबैक मिलता है जो मिडिल ईस्ट में और यूरोप में भी जो एनआरआईज हैं, खास करके मिडिल ईस्ट में बड़ी तादाद है भारतीयों की, तो वो रोज ही तकरीबन उनका कोई या तो व्हाट्सएप मैसेज आता है या फोन कॉल आती है और उससे पता चलता कि फला फला जो चैनल है वो सही दिखा रहा है खबर, और बाकी सब तो साहब ये दिखाते हैं, तो दिल नहीं चाहता देखने के लिए, लेकिन कई बार मजबूरी में वो सर्फ करते हुए कि कहीं कोई अच्छा प्रोग्राम आ रहा हो, कोई चैनल पे कहीं कोई मुनासिब चीज हो रही हो तो देख लें, तो ये सब उल्टा सीधा देखना पड़ता है और फौरन वो उसको बंद भी कर देते। तो ये जो आपका सवाल था कि अब ये तो पानी सर से उतर चुका है मेरे ख्याल में, अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ इसको फिर इस सूरत हाल बहाल होने के कोई आसार हैं, क्योंकि जब तक ये सिस्टम रहेगा, जो सिस्टम हमने बनाया है पिछले 25-30 सालों में पॉलिटिकल सिस्टम के जरिए से, उसी में आप देखिए कि जुडिशरी भी जा रही है, मीडिया भी जा रहा है, और आज हम अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद करते थे कि भाई आखिरी चीज वो बची हुई है वो करेगी, उसके भी फैसले अभी शाहीन बाग के मामले में जो आया कि भाई किसी भी धरने को अनंत समय तक नहीं चलाया जा सकता। तो ये सीधा इंडिकेशन है कि जो सिंधु बॉर्डर पे या दिल्ली के आसपास जो हो रहा है उसके बारे में अगर कल को सुप्रीम कोर्ट का कोई ये फैसला आ जाए कि साहब ये इतने दिन तक नहीं चल सकता धरना और आप भी बात कीजिए और कीजिए, तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी। तो ये पूरा समाज हम इसी तरह का बना रहे हैं, और उसमें बदकिस्मती की बात यह है कि जो
हमें उम्मीद होती थी कि पॉलिटिकल लोगों में कि भाई एक जमात भ्रष्ट है तो उसके मुकाबले जो विपक्ष के लोग हैं वो जनता के सवालों को उठाएंगे और वो जनता की आवाज बनकर के सामने आएंगे। वो चादर तान करके सो रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी भी नहीं हो रही है। उनका मकसद सिर्फ ये रहता है कि किसी राज्य की विधानसभा में चुनाव है तो वहां जोड़ तोड़ करके गठबंधन बना करके ट्राई मार लीजिए, अगर सत्ता मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो भी कोई हर्ज नहीं है क्योंकि हमारा तो कुछ स्टेक पे नहीं है। तो चाहे वो सत्ताधारी दल हो या विपक्षी पार्टियां हो, ऐसा लगता है कि सारे इन राजनीतिक तंत्र के लोगों ने अपनी 7 पुश्तों का इंतजाम कर लिया और मीडिया उनके लिए कभी एजेंडे में रहा नहीं। आपने देखा ही कि जो सबसे बड़ी पार्टी थी देश की, वो एक अपना अखबार नहीं चला सकी, नेशनल हेराल्ड, और आज उसके सामने जो हालात हैं, अगर कम से कम वही एक अखबार जिंदा होता तो उसका हिंदी संस्करण नवजीवन, उर्दू संस्करण कौमी आवाज, और वो एक बड़ा फॉर्म बन सकता था, लेकिन वो खत्म हो गया। उसके अलावा जो हमारे वामपंथी पार्टियां हैं उनके भी अपने पत्र होते थे, उनकी भी साख पता नहीं क्या हुआ और वो खत्म हो गई। कम से कम पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में तो वो वामपंथी दलों के मुखपत्र भी अपना अच्छा खासा असर डालते थे। और जो 2-4 अच्छे चैनल थे उनके ऊपर इतने मुकदमे कर दिए गए, उनके लोगों को इस तरह से डरा धमका दिया गया कि अब वो भी थोड़ा कमोबेश डिग्री का फर्क हो सकता है, उसी लाइन को फॉलो करते हैं जो मोटे तौर पे सरकार की लाइन है। तो हम अभिशप्त हैं उसको भुगतने के लिए। अब उम्मीद जनता जनार्दन से ही है कि उसका हौसला कितना बाकी रहता है और वो इस समस्या से कितना लड़ पाती है। अब चूंकि ये हजारों साल की सभ्यता और संस्कृति का देश है और इसने, हमने देखा है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी और उसके बाद भी जब जब खतरा हुआ है उससे उबरने की कोशिश की है। तो वो उम्मीद की एक आखिरी किरण में मान के चल रहा हूं कि शायद जनता का इतना बड़ा दबाव बन जाए कि ये जो आज का निजाम है ये बदले हर मामले में, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे मीडिया में हो, और फिर कम से कम ये बात आए कि जो हाशिए पे रहने वाले लोग हैं या दबे कुचले समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी भी बात सुनी जाए। अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद 2% लोग भी नहीं होंगे कॉरपोरेट से जुड़े हुए, लेकिन उनकी सारी समस्याएं इस देश की समस्याएं हैं, उनकी प्रायोरिटीज इस देश की प्रायोरिटीज हैं, उसी के हिसाब से कानून बनते हैं, उसी के हिसाब से संसद चलती है, और जो कमाने वाला है, जो जोतने वाला है, उसकी परवाह किसी को नहीं है। तो ये मीडिया का एक गंभीर संकट है, उसकी साख तो तकरीबन जा ही चुकी है। अब ये है कि उसे नए अवतार में किस तरह से अपने आप को जिंदा रखना है। तो जो अभी तक हम देख रहे हैं फिलहाल तो वही मॉडल नजर आता है। अब देखना ये है कि सोशल मीडिया इसको कितना ऑल्टरनेटिव मीडिया के तौर पे अपनी जगह बना पाता है। कुर्बान साहब, मुझे पता नहीं आप सही आदमी हैं या नहीं बात करने के लिए। बस 2 ही सवाल हैं। एक सवाल मैं आपसे कमेंट लूंगा और दूसरे की जानकारी लूंगा, क्योंकि आप ऐसे हैं जिनके सारी दुनिया में मित्र हैं। लगभग ज्यादातर जो महत्वपूर्ण देश हैं उनमें आपके साथ के लोग भी हैं, आपसे प्रभावित लोग भी हैं, आपके संपर्क में भी हैं, और आपने कई बार मुझे बताया। लेकिन पहला सवाल मैं ये करना चाह रहा हूँ कि परसों पाकिस्तान में एक घटना हुई। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले पे, सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक फैसला देते हुए कहा कि दिस इज नॉट इंडिया, ये हिंदुस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान है। यहाँ पे आप किसी को भी जबरदस्ती बोलने से रोक नहीं सकते, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते, और उसको जमानत दे दी और पुलिस को फटकारा। तो ये जो कमेंट है उसका कि ये हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान है, एक तो मुझे ये लगा कि उसने हमारी पूरी जुडिशरी के ऊपर एक तरीके से तमाचा मार दिया उस सुप्रीम कोर्ट के जज ने पाकिस्तान के, और उसके खिलाफ वहां कुछ नहीं हुआ, उसने बकायदा उसको जमानत दी कमेंट के साथ। तो इसके बारे में एक तो कमेंट अगर करना चाहे तो कमेंट कर दें, फिर मैं दूसरा आखिरी सवाल पूछूं आपसे। जी संतोष जी, आप ये कह रहे थे पाकिस्तान का, मैंने भी वो पढ़ा फैसला और मेरे अंदर भी एक गुस्सा भी आया और एक हंसी भी, और फिर मुझे वो शेर याद आया मशहूर के, बुत हमसे कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है। तो अभी तक तो ये था कि हम पाकिस्तानियों के साथ, और आप जानते हैं बीबीसी में रहते हुए तो हमारे उर्दू सर्विस में जो 90% लोग थे वो पाकिस्तान के ही लोग काम करते हैं आज भी, और पहले भी हमारे साथ करते थे, और उनके साथ में रोज बहस मुबाहिसे, हंसी मजाक
और ये सब होता था। और जब जब भारत में कुछ इस तरह की घटनाएं होती थी, अल्पसंख्यक विरोधी या संविधान विरोधी या दलित के ऊपर अत्याचार और ये, तो वो हम लोगों को चिढ़ाया करते थे। लेकिन तब भी मैं कहता था कि देखो ऐसा है कि भारत तीसरी दुनिया के देशों में अकेला ऐसा देश है, और अपने पड़ोसी देशों के सामने भी, कि जहां एक दिन के लिए भी सैनिक शासन नहीं हुआ, और हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, ये कहते हुए भी हमें फख्र है। और उसी कड़ी में मैं ये भी कहता था कि भाई हमारे यहाँ कभी कोई राजे महाराजे जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं हुए, और आम आदमी यहाँ तक कि हमारा चाय वाला भी प्रधानमंत्री हो सकता है, इसकी गुंजाइश है, और ये भारत ने करके दिखाया है। या अटल जी जैसे लोग भी, वो भी बहुत आम लोगों में से आए थे, एक अध्यापक के बेटे थे और बहुत गरीब घर से ही मैं कहूँगा वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। या लाल बहादुर शास्त्री हो, या एच.डी. देवेगौड़ा हो, चौधरी चरण सिंह हो, इन सब का बैकग्राउंड। और लोकतंत्र के मामले में भी 19 महीने की इमरजेंसी आपातकाल को आप अगर छोड़ दीजिए, तो इस 70-72 साल के आज़ाद हिंदुस्तान में कभी भी ऐसा कोई दौर नहीं आया कि साहब जिसपे मीडिया पे संकट दिखा हो या जुडिशरी पे संकट दिखा हो और वो अपने बोल्ड फैसले लेने के लिए जाने जाते थे। यहाँ तक कि आपातकाल में भी, जब बिल्कुल पूरी तरह से लोगों की जिंदगी जो थी वो बंदूक की नोक के नीचे आ गई थी एक तरह से, और लोग कहते थे कि जजों की कनपटी पे पिस्टल रख करके फैसले लिखवाए जाते हैं, उस वक्त भी एच.आर. खन्ना जैसे न्यायाधीश हुए सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने अपना नोट ऑफ डिसेंट लगाया और इस्तीफा दिया। या जगमोहन लाल सिन्हा जैसे जज हुए, जिन्होंने इंदिरा गांधी को कटघरे में प्रधानमंत्री को खड़ा करके उनके खिलाफ फैसला दिया और उनका चुनाव अवैध घोषित किया। और इमरजेंसी के दौरान भी, कि जब ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील था, उस वक्त भी कुलदीप नैयर से लेकर के आर सुंदरराजन और स्नेह दत्ता रेड्डी तक बहुत सारे पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट जेल गए, और उन्होंने इसका निषेध किया, विरोध किया। तो हमें बड़ा फख्र और गर्व होता था। लेकिन पिछले 5-6 साल से जो हालात हैं, उनमें अब मैं ये बात नहीं कह सकता। अब अगर कोई पाकिस्तानी की जब मुझे फोन आता है, तो मुझे अंदर से एक तरह की गिलानी और दहशत होने लगती है कि देखो अब ये फिर मेरे मुंह पे तमाचा मारेगा और ये कहेगा कि तुम्हारे यहाँ ना तो मीडिया आज़ाद है, ना तुम्हारे यहाँ जुडिशरी आज़ाद है, और वहाँ फाशिज्म उसी तरह से चल रहा है जिस तरह से कभी जर्मनी और इटली में आया था। तो दौर बदल गया है, हालात बदल गए हैं, और उनको एक नया जामा भी पहना दिया गया है संवैधानिक अधिकारों का, संसदीय प्रणाली का। लेकिन जो हालात चीजें हुई, अब मैं उनको गिनाना नहीं चाहता। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए और एक नई तरह का हिंदुस्तान बनाने की भी कोशिश की जा रही है, वैसा ही अगर पाकिस्तान का कोई जज ये टिप्पणी कर देता है, जो कभी हम जिस पर नाज किया करते थे, फख्र किया करते थे, तो वो बदकिस्मती से सही है, क्योंकि उन्हें ये बात कहने का मौका मिला। आज से पहले उन्हें ये मौका नहीं था कि वो हिंदुस्तान के ऊपर उंगली उठा पाते। वहाँ इस बात की आज भी पाकिस्तान में हिंदुस्तान की अजमत है कि भाई वहाँ जमहूरियत है, वहाँ ऐसे ऐसे लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं कि जो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि पाकिस्तान में आज भी जमींदारी निज़ाम है। आप जानते हैं सिंध में हजारों एकड़ वाले वडेरे आज भी शासन करते हैं, और भुट्टो परिवार उन्हीं में से एक था। या मियां नवाज शरीफ के परिवार को लीजिए तो उनकी भी अकूत संपत्ति है और भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन ये था कि पाकिस्तान में सेना आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाता था। लेकिन अब तो हमने देखा कि परवेज मुशर्रफ के शासनकाल के दौरान भी वहां मीडिया ने भी अपना काम किया और जुडिशरी ने भी, और सैनिक सरकार को मजबूर किया कि वो जनता की आवाज सुने, या जो संविधान या लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो बरकरार रखे जाएं। तो ये सिर्फ शर्म का मकाम है कि पाकिस्तान, जो कि एक मजहबी नफरत की बुनियाद पर बना हुआ देश था और है, और जिसमें कभी भी लोकतांत्रिक अधिकार बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से नहीं चले, वो हमें अब इसकी नसीहत दे रहा है। बिल्कुल। तो कुर्बान साहब, आखिरी सवाल यही है कि आपके जो दुनिया भर में मित्र हैं, पत्रकार हों या दूसरे पेशे से जुड़े हुए हों, क्योंकि आपने रामविलास पासवान जी के आपके वो मित्र थे और आपने सारी दुनिया का एक बड़ा सम्मेलन भी किया था, दलित मुस्लिम अल्पसंख्यक सशक्तिकरण जैसा कुछ सम्मेलन था।
तो आपने जी सारी देश, आप सारी दुनिया के दलितों और मुसलमानों को इकट्ठा किया था, वो भी। तो मैं जानना ही चाह रहा हूँ, ये सब जो लोग आपसे बात करते हैं जी हिंदुस्तान के किसान आंदोलन को लेकर के और यहाँ के लोगों को लेकर के, इस समय किस तरह की राय रख रहे हैं? आपका आपने हल्का सा इशारा उसका दिया, पर मैं चाहता हूँ जी अपने आखिरी उत्तर में आप इसको समाहित करें कि लोग जी कह क्या रहे हैं, उनकी सचमुच राय क्या है। संतोष जी, बदकिस्मती से हम लोग भारत में और इवन पत्रकार बिरादरी भी वो विदेशी मीडिया और उसके कमेंट्स को कभी सीरियसली नहीं लेते, बल्कि हमेशा ये मानते हैं कि हम तो सबसे अच्छे हैं और हमें किसी को कोई सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी जिसका नाम है वो डिबेट, डिस्कशन और डिस्कोर्स का नाम है, और वो पूरी दुनिया में होता है। और उसके बारे में जो दुनिया भर के अखबार हैं, चाहे वो लंदन का गार्डियन और टाइम्स हो, या वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स हो, या फ्रांस का लामोड हो, तो ये जो है उनमें जो चीजें छपती हैं, जाहिर है कि आपकी के देश की छवि जो है वो उसी से बनती है। पहली बार मैंने सुना कि भारत के किसान की समस्या पर लंदन के ब्रिटेन के पार्लियामेंट में चर्चा हुई, और वहां चर्चा करने वाले लोग विपक्षी दल ही नहीं थे, वो सत्ताधारी दल के भी लोग थे, और प्रधानमंत्री को भी वहां जवाब देना पड़ा और ये कहना पड़ा कि हाँ ये समस्या है, और उन्होंने अपना विरोध भी व्यक्त किया। और चाहे वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, और कई देशों ने भी, कि भाई ये समस्याएं जो हैं किसानों की, ये वैलिड नजर आती हैं और इस पर बातचीत होनी चाहिए और इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। ये बात सिर्फ दो देशों को मैंने उदाहरण के तौर पे कहा, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के और कनाडा तक बीसियों ऐसे देश और उनके राजनेता और मंत्री और प्रधानमंत्री, उनके बयान आए हैं। लेकिन हम हर चीज को अपने तथाकथित राष्ट्र प्रेम से जोड़ लेते हैं और ये कहते हैं कि भाई किसी को हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं। ये आपकी सार्वभौमिकता का मामला नहीं है जिसे आप हस्तक्षेप कह दें। ये यहाँ लोगों की बुनियादी जरूरतों का मामला है, बुनियादी जो चीजें हैं जीने की, उनका सवाल है, और उस पर बात होती है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो संस्था है, वो 200 से ज्यादा देशों की संस्था, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वहां लोग जाकर के अपना बयान दें और चले आए, और या वो एक बस कागजी संस्था हो। वहां इसकी भी नीति बनती है कि गरीबी कैसे दूर हो, वहां इसकी भी नीति बनती है कि प्रदूषण कैसे दूर हो, वहां इसकी भी नीति बनती है कि स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हो, एड्स और उस जैसी बड़ी बीमारियों का कैसे निपटारा किया जाए, उसके लिए बड़े प्रोविजन किए जाते हैं। 20 संस्थाएं हैं यूनाइटेड नेशंस की, जो कि चाहे वो यूनेस्को हो, या वो यूनिसेफ हो, या WHO हो। तो आप इन सारी चीजों का, आपके देश में एक आग लगी हुई है, लोग आंदोलित हैं, अपनी फसलें जला रहे हैं या सड़कों पे बैठे हुए हैं हर तरह के मौसम में, और आप ये कहकर के साहब हम तो इनसे बात करने को तैयार हैं, ये बात नहीं करते, और जब वो बात भी होती है तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। तो ये एक तरह का आई वॉश करने की बात है, और मैं यही कहूंगा कि इससे देश की छवि अच्छी नहीं होती। और आपने जिन लोगों का जिक्र किया, जो हमारा इंटरेक्शन जिन लोगों से होता है, वो यही कहते हैं कि भाई तुम एक तरफ तो दावा करते हो कि तुम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हो, एक तरफ से तुम दावा करते हो कि तुम्हारे यहाँ ह्यूमन राइट्स हैं, एक तरफ से तुम दावा करते हो कि सिविल लिबर्टीज हैं, लेकिन यहाँ अगर कोई आदमी विरोध भी करे तो उसे सीधा जेल डाल दिया जाता है। एक नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि शायद अंग्रेजों ने भी ये नहीं सोचा होगा। हालांकि पहली बार देशद्रोह के कानून का इस्तेमाल बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ 1898 में अंग्रेज ने किया था, और वो कानून उसका उस वक्त ब्रिटेन में नहीं था, सिर्फ भारत के लिए बनाया गया था। लेकिन उनके लिए तो हम ये कह देते थे कि भाई उन्होंने तो हमारे ऊपर आकर के राज किया, शासक थे, हमें गुलाम बनाया, और जाहिर है कि हम उनसे इतनी शिकायत नहीं कर पाए, और नतीजा ये कि जब मौका मिला तो हमने उन्हें यहाँ से भगा दिया और उनकी गुलामी से निजात पाई। अब किसकी गुलामी से निजात पाएं और कैसे पाएं? और दूसरी चीज ये कि हम ये जो संविधान बना है, क्या इसे महज एक दिखावे के तौर पर पेश करें? इसकी जो लेटर एंड स्पिरिट है उस पर अमल ना करें तो फिर किस बात का संविधान? कोई ये पवित्र किताब तो नहीं है कि जो अंबेडकर साहब ने ड्राफ्ट कर दी और बस उसके तहत अब ये देश चलेगा। उसमें का मकसद, उसका जो प्रियम्बल है, उसमें बंधुत्व की भावना का जिक्र किया गया है, उसमें सामाजिक न्याय का जिक्र किया गया है, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और भाईचारा और शांति की बात कही गई है।
वो तो कहीं नहीं नजर आता। लगता ये है कि एक सरकार है, उसका एक एजेंडा है, उसे कुछ लोगों को फायदा पहुंचाना है, बाकी जनता जाए भाड़ में। तो ये यही स्वरूप तो था इमरजेंसी में, जब इंदिरा गांधी ने अपना शासन चलाया था कि मैं किसी की परवाह नहीं करती। वो भी यही कहती थी कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की परवाह नहीं है, मुझे दूसरी जो सरकारें अपना विरोध जता रही थी, खास करके जॉर्ज फर्नांडिस के मामले में बहुत सारी सरकारों ने विरोध दर्ज कराया था, तो तब वो भी सत्ता के मद में इसी तरह से थी। लेकिन बाद में जब चुनाव हुए, और अब तो ये भी सवाल हो गया है कि आइंदा अगर चुनाव होंगे तो उनका क्या असर होगा, क्योंकि पिछले 6-7 साल में जिस तरह से ईवीएम को लेकर के बहस चल रही है और जिस तरह से सत्ता पे कब्जा किया जा रहा है, कुछ जगह जायज तरीके से, कुछ जगह नाजायज तरीके से, हमने गोवा से लेकर मणिपुर और अरुणाचल से लेकर उत्तराखंड, उसके भी नमूने देख लिए हैं। तो ये सारे रास्ते जो हैं वो उस लेटर एंड स्पिरिट के खिलाफ हैं जो संविधान की बुनियादी आत्मा है और जिसके तहत अभी तक ये देश चला था। अब ये इस देश के लोगों को तय करना होगा, और उसमें मुझे मीडिया से तो कोई उम्मीद ज्यादा नहीं नजर आती। आम लोगों को ही ये तय करना पड़ेगा कि उन्हें अपने इस नाज पे जो अब तक था उसको बरकरार रखना है, या ये कि इसे इसी तरह से कर देना है जैसे बनाना रिपब्लिक चला करते हैं। तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है संतोष जी। मैं बस उम्मीद ही कर सकता हूँ और दुआ कर सकता हूँ कि ये बादल छटें और वैसा ही देश बने जैसा राष्ट्रीय आंदोलन के हमारे नेताओं ने, पुरखों ने उम्मीद की थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुर्बान भाई। और आपने जितनी बात की कि हमने पत्रकारिता के बारे में, आपने बहुत स्पष्ट रूप से जो देखा उसे बताया, दुनिया में लोगों की क्या राय है ये बताई, और यही सारे विषय हम लोगों के पास तक पहुंचाते रहें तो शायद हम अपने कर्तव्य का जो जितना भी थोड़ा बहुत हमारे हिस्से में है उसका निर्वहन करते रहेंगे। तो आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं, द लाउड फार्मर शो। और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जो महत्वपूर्ण जानकारी बहुत सारे लोगों के लिए एक सबक का और सीख का और जानकारी का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।